आपकी बुक के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 2 बनता है। नाम है इसका बुक्स ऑफ प्राइमेट्री। बुक्स ऑफ ये बिल्कुल वो नाम है, ये जर्नल का ही एक तरह का समझो नाम, एक तरह से समझना है, पूरा नहीं समझ लेना, ठीक है? फिर आपको ना ये बात समझ जल्दी लग जाएगी। बुक्स ऑफ प्राइमेट्री, इसका एक और नाम भी है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये नाम नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। बुक्स ऑफ प्राइमेट्री का दूसरा नाम जर्नल नहीं है, ये लिख लो, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि इससे आपको बात जल्दी समझ लग जाए। इसका दूसरा नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब ट्रांजैक्शन होती है, जब किसी को सेल करते हैं, परचेज करते हैं, रेंट पे करते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन का क्या करते हैं? जर्नल एंट्री पास करते हैं, जर्नल तरह बनाते हैं। ये ऐसा नहीं है, वो तो सिर्फ जर्नल एंट्री सिखाने के लिए काम किया था। पहली दफा जब ट्रांजैक्शन होती है ना, उसको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में लिखा जाता है। और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर एक एलिमेंट है जर्नल का, मतलब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में से एक नाम है, 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, उनमें से छठा नाम जर्नल है। तो क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा जर्नल है, इसलिए मैंने आपको कहा कि इसी तरह समझना है कि जब भी कोई पहली दफा ट्रांजैक्शन होती है तो हम उसे क्या करते हैं? जर्नल एंट्री पास करते हैं। लेकिन अब हमने क्या बोलना है कि जब पहली दफा ट्रांजैक्शन होती है उसको कहां रिकॉर्ड करते हैं? बुक्स ऑफ प्राइम। बात समझ लगी? तो फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। फर्स्ट टाइम transaction will be recorded in books of prime entry या books of original entry। उसके बाद हम ना कुछ, ताकि थोड़ा ग्राउंड बने ना न्यूमेरिकल चीजों का, फिर हम इसकी अंग्रेजी और ज्यादा गौर से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको इसकी चीजें बता रहा हूं। ये दोनों सवाल पेपर में आए, ये सवाल भी पेपर में आए हुए जी, इसका दूसरा नाम बताएं, और पहली दफा ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होती है, पेपर में ये सवाल भी आया हुआ। अब अगली बात, कौन कौन सी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं? तो 6 होती है। सबसे पहली सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक, इसको सेल्स जर्नल भी कहते हैं। सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल भी कहते हैं। ओके की बात। अच्छा, इस बुक में इसका नाम तो रख दिया आपने, इसकी डेफिनेशन भी साथ ही लिख लें। रिकॉर्डेड ओनली क्रेडिट सेल्स, मतलब सेल्स डे बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करनी। सारी क्रेडिट सेल्स किस में रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स डे। क्रेडिट सेल्स, नॉट कैश सेल्स। क्रेडिट सेल का पता कैसे चलेगा? नाम आ जाएगा, या ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट लिखा हुआ, ये बात का पता है ना। ये होगी पहली बुक। दूसरी बुक परचेज डे बुक, या परचेज जर्नल। परचेज डे बुक या परचेज जर्नल, परचेज डे बुक या परचेज जर्नल। रिकॉर्डेड या रिकॉर्ड ऑफ ओनली
इसके अंदर क्या रिकॉर्ड होगा? सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्डेड ओनली क्रेडिट परचेज। ये पानी का गिलास कुछ क्या कहते हैं। तीसरे नंबर पे सेल्स रिटर्न डे बुक। या रिटर्न इनवर्ड जर्नल। रिटर्न इनवर्ड जर्नल। अब इसमें क्या रिकॉर्ड होगा? इस बुक में क्या लिखा जाएगा? ओनली क्रेडिट सेल्स रिटर्न। ओनली क्रेडिट सेल्स रिटर्न। रिकॉर्ड ऑफ ओनली क्रेडिट सेल्स रिटर्न। रिकॉर्ड ऑफ ओनली क्रेडिट सेल्स रिटर्न। अच्छा, आखिरी लिख देने के बाद इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। फिर परचेज रिटर्न डे बुक। या रिटर्न आउटवर्ड जर्नल। रिटर्न आउटवर्ड जर्नल। रिकॉर्ड ऑफ ओनली क्रेडिट परचेज रिटर्न। सबसे बड़ी गलती वाला क्या होती है? यहां तक अभी 6 बुक्स है, 4 लिखी है। क्रेडिट सेल्स डे बुक में क्या आएगा जी? सेल्स डे बुक में ओनली क्रेडिट सेल्स, और परचेज डे बुक में ओनली क्रेडिट परचेज। सेल रिटर्न डे बुक में ओनली क्रेडिट सेल्स और परचेज रिटर्न डे बुक में। अब मैं पहला ही सवाल करता हूं, आपसे गलती हो जाएगी। करो सवाल। हमने उधार पे फर्नीचर खरीदा, बताओ किस बुक में? हमने परचेज तो नहीं आया, ये तो परचेज है ही नहीं, तो परचेज डे बुक में क्या करने आएगा? इस बात का ख्याल रखें, हम सिर्फ क्रेडिट के पीछे पड़ जाते हैं। अगर फर्नीचर उधार पे खरीदोगे तो क्या ये परचेज है? और जब ये परचेज ही नहीं है, परचेज किसे बोलते हैं? स्टॉक खरीदने को। अकाउंटिंग में परचेज किसे बोलते हैं? स्टॉक खरीदने को। और हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। स्टॉक बेचेंगे तो सेल, खरीदेंगे तो परचेज। अगर स्टॉक के अलावा कुछ भी खरीदे और बेचें, वो सेल डे बुक परचेज डे बुक में नहीं है। उसकी बुक का नाम क्या है, वो आगे पढ़ते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो फंसाएगा वो कहां पर आपको? वो लिख देगा जी फला चीज खरीदे, व्हीकल बेचा है ऑन क्रेडिट, हम देखेंगे क्रेडिट है और बेच रहे हैं, सेल डे बुक में लिख, गलत हो जाए। ठीक है। उसके बाद तीसरी बुक का नाम है कैश बुक। तीसरी बुक का नाम क्या है? कैश बुक। तीसरी बुक का नाम क्या है? कैश। कैश बुक में क्या होगा? रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। कैश एंड बैंक transaction, and last one is
ये वो छठी बात आ गई जिसे आपने पढ़ा हो, जिसकी जर्नल एंट्री नहीं पास करते। वैसे तो हम किसी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, लेकिन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कहता है कि जो सेल डे बुक में जाए उसकी एंट्री ना पास करो, वो सेल डे बुक में लिख दो, परचेज डे बुक वाली परचेज डे बुक में लिख दो, रिटर्न को रिटर्न में लिख दो। कैश बुक का क्या मतलब है? कैश बुक का मतलब है कोई भी चीज जिसमें आपने कैश या बैंक लिया या दिया वो कैश बुक में है। अगर आपकी एंट्री के अंदर कैश डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, कैश डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, वो किसमें चला जाएगा? कैश बुक में। अब जो ऊपर वाली किसी बुक में नहीं आएगा, जो ऊपर वाली किसी बुक में नहीं आएगा, वो किसमें आ जाएगा? जर्नल। जर्नल जर्नल में क्या आता है? which are not recorded in any other books, which are not recorded any other books। अब उधार पे सेल करोगे तो सेल डे बुक, खरीदोगे तो परचेज डे बुक, रिटर्न होगा उधार वाला तो रिटर्न में, कैश पे ट्रांजैक्शन होगी तो कैश बुक में। तो रह क्या गया? जर्नल। जर्नल में फिर रह क्या गया? देखिए, सारी सेल सेल डे बुक, सॉरी सारी क्रेडिट सेल सेल डे बुक में, सारी क्रेडिट परचेज परचेज डे बुक में, सारी क्रेडिट सेल रिटर्न परचेज रिटर्न अपने रिटर्न बुक के अंदर, बाकी कैश की सारी ट्रांजैक्शन कैश बुक। अच्छा, कैश सेल कहां है? कैश बुक में। क्यों बोला कैश टू सेल? जिस एंट्री के अंदर कैश डेबिट या क्रेडिट हो जाए, बैंक डेबिट या क्रेडिट हो जाए, वो कैश बुक में आएगा। अगर आपको ना लग रहा हो ना कि इसका किधर करें, अगर आपकी एंट्री में कैश रिसीव्ड या पेड हो रहा है, कैश रिसीव्ड या पेड हो रहा है, बैंक में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, वो कैश बुक है। आपको बता सकता है जर्नल ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो ऊपर वाली किसी बुक में ना आ रही, वो कौन सी ट्रांजैक्शन? ये वेजेस वाली, सैलरी वाली। वेजेस की एंट्री पास कर, वेजेस टू कैश, वेजेस टू कैश, तो कैश बुक में है। सोचे, दिमाग सोया हुआ है या है ही नहीं? अभी एक ट्रांजैक्शन की हम बात कर रहे थे, फर्नीचर परचेज और क्रेडिट। अच्छा, फर्नीचर परचेज और क्रेडिट किधर जाएगा बताओ? फर्नीचर परचेज और क्रेडिट क्या परचेज बुक में जाएगा? क्या कैश बुक में जाएगा? तो उधार पे खरीद रहे, कैश तो दिया ही नहीं। क्या परचेज रिटर्न डे बुक में जाएगा? तो किधर जाएगा? जर्नल। जर्नल में। तो अदर देन स्टॉक कुछ भी खरीदे या बेचे और क्रेडिट सेल पे कैश पे करेंगे, वो तो कैश बुक में चला जाएगा। स्टॉक के अलावा कोई भी चीज खरीदे या बेचे उधार पे, तो जर्नल चलना में जाता है। तो लिख रहा है तो लिख ले एग्जांपल के तौर पे। हाँ जी, सेल एंड परचेज other than stock on credit लिख ले, sale and purchase on credit other than stock, sale and purchase on credit other than stock। उसके बाद accrued expenses, accrued expenses कौन से होते हैं? accrued expenses कौन से होते हैं? expenses occurred but not paid। occurred मतलब सैलरी हो चुकी है, दी नहीं, सैलरी डेबिट, कैश क्रेडिट तो नहीं करेंगे क्योंकि पैसे तो दिए ही नहीं। जैसे आपने रेंट पे रहते हो, महीना गुजर गया तो रेंट डेबिट हो जाएगा, पे करोगे तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और अगर पे नहीं करोगे तो अक्रूड, पे ना करो तो अक्रूड। तो अक्रूड एक्सपेंस क्या होते हैं हमारे? लायबिलिटी। पता है ना, कहीं पड़े होंगे।
तो कोई अक्रूड एक्सपेंसेस, अच्छा मैं लिख देता हूं, बहुत सारी चीजें अभी आपको नहीं पता होंगी, वो टाइम के साथ साथ पता चलती जाएंगी। एडजस्टिंग एंट्रीज, ये ऊपर इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है, ये अक्रूड एक्सपेंसेस बेसिकली एडजस्टिंग एंट्री में जाकर पढ़ेंगे। रेक्टिफाइंग एंट्रीज, कोई गलत है एंट्री हो जाए उसको सही करोगे तो वो भी रेक्टिफाइंग एंट्रीज। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके होगी बात। और कोई ट्रांजैक्शन जो ऊपर वाले किसी बुक में ना हो, एक काउंट्रा आएगी, काउंट्रा भी हमने नहीं पढ़ा, ये भी बात, काउंट्रा सेटलमेंट आएगा। ये स्टेटमेंट ही है सिलेबस में, है। हाँ है बिल्कुल, आपको वही आती है बस, बात क्या है? सारा खराब कर दूंगा मैं इधर। ओके चलो, छह बुक्स का नाम बताएं। पहली सेल डे बुक, फिर ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, फिर सेल रिटर्न डे बुक, फिर कैश बुक। सेल डे बुक में ऑल क्रेडिट सेल्स, परचेज डे बुक में ऑल क्रेडिट परचेज, और सेल रिटर्न डे बुक में ऑल क्रेडिट सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न डे बुक में ऑल क्रेडिट परचेज रिटर्न। और कोई सवाल अगर आप देखना है तो देख लेते हैं। अच्छा इसका फॉर्मेट मैं पहले लिखवा दूं कि अच्छा सेल डे बुक बनती किस तरह की है, किस तरह की शक्ल होती है इसकी, बड़ी सीधी साफ सुथरी शक्ल होती है इसकी जी। आपने एक सिंपल देखना है कि जी ऊपर लिख देना सेल डे बुक, एक कॉलम बना लेना है डेट का, एक कॉलम बना लेना है पर्टिकुलर का, या यहां पर आप अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते हो। ये तो पता है ना, क्योंकि क्रेडिट सेल्स है तो सारे अकाउंट रिसीवेबल होंगे, क्रेडिट सेल्स है ना, बल्कि आप लिखे ही अकाउंट रिसीवेबल, पर्टिकुलर लिखे ही ना अकाउंट रिसीवेबल, ताकि आपको याद रहे। और यहां पर अमाउंट लिख, ये शक्ल है सेल डे बुक की। अब क्या करेंगे, 10 तारीख को आपने किसी को उधार पे बेचा, 10 तारीख को आपने किसी को उधार पे बेचा, तो जरा 10 तारीख लिख देंगे, खदीजा को बेच दो उधार पे, जितने पैसों के बेचा 100 रुपए काफी है। फिर 15 तारीख को आपने रुबाब को बेच, रुबाब को बेच दे नहीं, रुबाब को चीजें बेच दी उधार पे, सपोज दैट 50 रुपए की काफी है, आपस भी तो पैसे लेने। 18 तारीख को आपने पकीजा को चीजें बेची, कितने की बेचनी है, 10 रुपए की। 20 तारीख को आपने सपोज दैट, मतलब जैसे भी चीजें बेचें, कितने की भी बेचें, इस तरह से लिखते जाए, डेट, अपने डेटर का नाम और अमाउंट, ठीक है। और एंड पे क्या कर देंगे, टोटल। अब ये हमारे पास आ जाएगा टोटल क्रेडिट सेल्स। और अगर हम इसकी एंट्री पास करना चाहें तो क्या बनेगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट। सेल की क्या एंट्री होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, लेकिन हमने इसकी एंट्री पास नहीं करनी। अब ये डायरेक्ट इस्तेमाल करनी है, डायरेक्ट जाकर लिख देने सेल के लेजर में और अकाउंट रिसीवेबल के लेजर में। तो सपोज कितना आ गया, 185 या 175, 150, 160, 70, 175। अब ये अलग अलग सब की एंट्री पास करने की बजाय ना, उसके लिए अब क्या हो गया, उसने सारी सेल इकट्ठी कर ली। अब वो सोचेगा कि अच्छा ये आपको ये समझाने के लिए अकाउंट रिसीवेबल टू सेल मेरी एंट्री होती है 175 से, ऐसा करता हूं मैं अकाउंट रिसीवेबल की डेबिट साइड पर लिख दूंगा सेल के नाम से,
और सेल की क्रेडिट साइड पर लिख दूंगा, अकाउंट सेल की नाम से जाकर लेजर बन जाएंगे। अब वो अलग अलग लिखने की बजाय ना ये और कंप्रीहेंसिव हो गया, वरना खदीजा की अलग एंट्री पास होती, रुबाब की अलग होती, पकीजा की अलग होती, अलिशवा की अलग होती, सबकी एंट्री अलग अलग होनी थी ना। अब क्या फायदा हो गया, कि फायदा हुआ नुकसान हुआ, फायदा हो गया, कंप्रीहेंसिव काम बन गया। यहां से अगर अलग अलग आपको सेल चाहिए तो यहां डेट भी नजर आ जाएगी कि इसको कितनी सेल किया है, हर बंदे का नाम आ जाएगा, और जो इतनी बड़ी अकाउंटिंग होती थी वो भी छोटी होगी। तो ये सेल डे बुक ये है, ये तो आपको समझाने के लिए है कि ये 175 किधर जाएगा, ये 175 सेल के अकाउंट में जाएगा अकाउंट रिसीवेबल के नाम से, और अकाउंट रिसीवेबल के लेजर में जाएगा सेल के नाम से। ये तो पता है ना, इसका भी लेजर बनेगा, इसका भी लेजर बनेगा, क्योंकि बात सेम परचेज डे बुक, सेम परचेज रिटर्न डे बुक, सारी बुक सेम है, बस ऊपर नाम चेंज होना है। अब क्या होगा, परचेज डे बुक का नाम क्या होगा, परचेज डे बुक, परचेज सेम एग्जैक्ट डेट, पर्टिकुलर, सॉरी पर्टिकुलर नहीं, अकाउंट पेएबल या ट्रेड पेएबल, और अमाउंट बिल्कुल वही। जब बेचेंगे, जिसको बेचेंगे, कितने की बेचेंगे, डेट, उसका नाम, उसकी अमाउंट, ऐसे पूरे साल भर में जिस जिसको जब जब बेचे वो लिखने के बाद एंड पे टोटल करते हैं। और उसकी एंट्री क्या बनेगी भी, टोटल परचेज की अगर आप एंट्री पास करें, परचेज की, क्रेडिट परचेज की, परचेज डेबिट और अकाउंट पेएबल। तो अगर ये लेजर में जाएगा, ये नजर आएगा तो कैसे, परचेज के लेजर में डेबिट साइड पर अकाउंट पेएबल, और अकाउंट पेएबल के लेजर में क्रेडिट साइड पर परचेज के नाम से। समझ लगी, आगे चलते। बस ऊपर परचेज रिटर्न लिख दो, शेयर रिटर्न लिख दो, वो भी वही हो जाएगा। अब परचेज रिटर्न की एंट्री क्या पास होगी, सारी परचेज रिटर्न इकट्ठी करके ट्रेड पेएबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, और शेयर रिटर्न की क्या एंट्री होगी, शेयर रिटर्न डेबिट, क्योंकि सेल क्रेडिट होता है ना, शेयर रिटर्न डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। ओके की बात समझ लगी, आगे बढ़े। अभी हमारी कौन सी बुक्स होगी, सेल डे बुक होगी, परचेज रिटर्न की भी ऐसे ही है, बस ऊपर नाम रिटर्न लिख दें, आगे सेम स्ट्रक्चर सेम है, डेट, नाम, अमाउंट। उसके बाद क्या आ गया, जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, ये तो वही है। अब जो जो ऊपर नहीं है किसी बुक के अंदर, किस किस बुक के अंदर, 4 बुक्स के अंदर जो चीज नहीं आई ना, 5 के अंदर सॉरी, वो उसकी एंट्री पास कर। जैसे फर्नीचर खरीदा हम, अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि किस बुक में जाना, आपने फौरन सारी 6 दिमाग में रखे बुक्स। हमने फर्नीचर खरीदा उधार पे, हमने कहा अच्छा क्या ये परचेज या सेल है उधार पे, नहीं, इसका मतलब 4 बुक्स आउट हो गई। अब पीछे बैगी कैश बुक और जर्नल। हमने कहा क्या मेरा कैश इसमें इन या आउट हुआ, या बैंक में पैसे इन या आउट हुए। अगर कैश या बैंक में इन आउट हो रहा है तो कैश बुक में लग जाए, चाहे कुछ भी है, कैश आ गया, बैंक आ गया, वो कैश बुक। अगर किसी में एडजस्टमेंट हो रही तो जर्नल। मिस्टर ए ने 1 लाख इन्वेस्ट किया, किस बुक में आएगा, मिस्टर ए ने 1 लाख इन्वेस्ट किया, किस बुक में आएगा, कैश बुक में। मिस्टर ए ने 100 रुपया बैंक से अपने बिजनेस से निकाल दिया पर्सनल यूज के लिए, किस बुक में आएगा, कैश बुक में, क्योंकि कैश क्रेडिट। मिस्टर ए ने गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए निकाली, किस बुक में आएगा, मिस्टर ए ने पर्सनल यूज के लिए स्टॉक निकाल लिया, क्या ये उधार में परचेज हुई, क्या ये परचेज रिटर्न हुई, नहीं। क्या इसमें कैश है, तो जर्नल।
कुछ ना समझ लगे और जनरल ने ये लिख भी ले ऊपर जाकर, जिधर जनरल के लिखी थी ना बातें, वहां ये भी लिखे थे कोर्स ड्रा फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स अदर देन कैश लिख ले, ड्राइंग्स अदर देन कैश, ड्राइंग्स अदर देन, क्योंकि कैश है तो कैश बुक में चली जाएगी ना, ड्राइंग्स अदर देन, समझ लगी अच्छी वाली। चल उसके बाद क्या रह क्या गया 6 बुक्स में से, कैश बुक, कैश बुक है। अब कैश बुक एक बहुत बड़ी चीज है, कैश बुक एक बहुत बड़ी चीज है, वो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे, आज फिर यहां तक ही रखते हैं। और इसमें आपने